उत्तर प्रदेश हुकूमत ने चौथा बजट पेश कर दिया है। 5,12,886 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। इस बजट में तस्लीम शुदा मदारिस व मकातिब के लिए 479 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म के अवामी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 783 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने माली साल 2020-21 के लिए आज अपना चौथा बजट पेश किया। यूपी हुकूमत के मुताबिक सरकार ने सूबे की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, लेकिन वजारत बराए अक़लियती उमूर के तहत रजिस्टर्ड मदारिस और मकातिब के लिए 479 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। जानकारों के मुताबिक अक़लियती फलाह के मद में कुछ खास इजाफा न होने से इसका असर फलाही स्कीमों पर पड़ना लाजमी है। ख़ास तौर पर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत अमल में लाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों को कामयाब बनाने में बजट की कमी परेशानी का सबब हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की चल रही हैं, उस एतबार से बजट तो मैं समझता हूँ पूरा नहीं हो रहा है। और ये बात हमने पहले भी कही जब उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जितनी आप योजनाएं बना रहे हैं, कम से कम उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए मुकम्मल बजट दीजिए। ये नामुमकिन है कि बजट बनाने से पहले योजना को न देखा जाता या योजना के मुताबिक बजट को न देखा जाता हो, मगर फिर पता नहीं क्या मसला होता है। कहीं ना कहीं ये हर साल ऐसा होता आया है और इसमें किसी खास गवर्नमेंट का मसला भी नहीं है। तमामी गवर्नमेंट इस तरह की हरकतें होती हैं कि जितनी योजना बजट चाह रही होती है उतना बजट मिल नहीं पाता है। वेल, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंदर बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, मदरसे भी हैं, उसके अंदर आधुनिकीकरण की योजना भी है, फिर और इसके अलावा भी योजनाएं हैं, बच्चियों की तालीम से मुताल्लिक भी है, आपके छात्रवृत्ति से मुताल्लिक भी है। तो मैं समझता हूँ जितनी ज़रूरत है कम से कम, वरना ऐसा होता है कि मसलन छात्रवृत्ति के लिए कि फार्म तो भरे जाते हैं जितने उतने लोग मालूम है अलॉट होती ही नहीं होती है। फिर कहा था बजट पूरा नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ बजट सामने आने से पहले उन योजनाओं का मुकम्मल तौर पर अध्ययन होना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उतना बजट जो है आवंटित करना चाहिए। जितनी उम्मीदें थी सरकार से हमें उतना बजट सरकार ने पेश नहीं किया। और चूँकि ख़ास तौर से जो है बजट में जो अमाउंट दिखाया गया है उस अमाउंट को अगर देखा जाए और जो मदरसे को जो तरक्की याफ्ता बनाना चाह रहे हैं, मॉडर्न क्लासेस वगैरह लाना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए नाकाफ़ी हैं ये चीज़ें। चूँकि मॉडर्न क्लासेस तभी बनेंगी कि जब बजट अच्छा खासा मदरसों को मिलेगा और उस एतबार से क्लासेस में इंतज़ामात किए जाएंगे। यूपी के बोर्ड इम्तिहानात आज से शुरू हो गए हैं। 6 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात होंगे। इस बार इंतजामिया ने नकल से पाक इम्तिहानात का अज़्म किया है। पेश तफसीलात। एशिया के सबसे बड़े तालीमी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात आज से शुरू हो गए हैं। इस बार नकल रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने गैर मामूली इक़दाम किए हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में 56,07,118 तलबा व तलबात ने इम्तिहानात देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के लिए बोर्ड ने रियासत भर में 7,784 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए हैं। इम्तिहान के पहले दिन हाई स्कूल में 30,04,434 जबकि इंटरमीडिएट में 25,18,770 तलबा व तलबात इम्तिहान दे रहे हैं। इस साल यूपी बोर्ड के इम्तिहान में नकल रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दाम किए गए हैं। यूपी बोर्ड की सेक्रेटरी नैना श्रीवास्तव के मुताबिक इस बार इम्तिहान मराकिज़ को CCTV कैमरों के अलावा इम्तिहानी कमरों में वॉइस रिकॉर्डिंग भी नस्ब कराए गए हैं। रियासती हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए सभी इम्तिहानी मराकिज़ को ब्रॉडबैंड और राउटर से भी जोड़ दिया है। इम्तिहान मराकिज़ में कॉपियों को छेड़छाड़ से बचाने के लिए रियासत के सभी 75 अजला में बार कोडिंग कॉपियाँ मुहैया कराई गई हैं। इस अमल से इम्तिहान की कॉपियाँ नहीं बदली जा सकेंगी। इम्तिहान के पहले दिन बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात इम्तिहान मराकिज़ पहुँचे। इम्तिहान देने वाले बच्चों का कहना है कि इस बार बहुत रिलैक्स होकर इम्तिहान दे रहे हैं। तो सर हमारा बहुत अच्छा है। हमने एक्चुअली पहले तैयारी कर चुका था, कोई डर नहीं है क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट का विषय तैयारी बिल्कुल हो चुका है हमारा। कल बिल्कुल आराम किए हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है। हम लोग की तैयारी बिल्कुल पूरी है और सब जगह प्रश्न पत्र और कॉपी वॉपी पहुँच गई है। कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही है और नकल रोकने के कड़े इंतज़ाम भी किए गए हैं। उन सबको हृदय से शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और आशा करती हूँ कि वो सब खूब मन से अपने परीक्षा देंगे और सफल होंगे।
दूसरी जानिब यूपी बोर्ड की सेक्रेटरी नैना श्रीवास्तव ने इम्तिहान देने वाले तमाम तलबा और तालिबात के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की शुरुआत आज से हो गई है। मेरठ में भी मुख्तलिफ इम्तिहान मराकज़ पर बोर्ड की जानिब से इंतजामात को बेहतर करने की कोशिश की गई है। सभी इम्तिहान सेंटरों पर CCTV कैमरे के जरिए निगरानी का काम अंजाम दिया जा रहा है। मुकम्मल तौर पर नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज़ के CCTV कैमरों की निगरानी के लिए शहर के GIC इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। आज पहले रोज हिंदी का पर्चा देकर फारिग हुए तलबा और तालिबात ने इंतजामात को लेकर इत्मीनान जाहिर किया। वहीं इम्तिहान मराकज़ पर ड्यूटी स्टाफ की कमी का जिक्र करते हुए ड्यूटी स्टाफ की तादाद में इजाफा किए जाने का मुतालबा किया। पेपर हमारा सारा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा पेपर था और सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ हुआ, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। जिस तरह का हमने पढ़ा था उस तरह का बहुत इजी पेपर आया था हमारा। आज का पेपर बहुत अच्छा गया और टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से हमें पेपर समझाया और हमने बहुत अच्छे से पेपर करा और हमने ज़्यादा फोकस अपनी राइटिंग पे किया। बहुत अच्छी डेट शीट बनी है, बहुत अच्छा टाइम मिला है याद करने के लिए, सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा गया, जैसी तैयारी करी थी ऐसा ही गया है। अगर ऐसी आता है हम सफल हो जाएंगे। हमारे यहाँ 2 पालियों में परीक्षा चल रही है। प्रथम पाली में हाई स्कूल की, जिसमें आज 385 बच्चे बैठे हैं, जिसमें 125 GGIC के हैं, 60 विद्या ज्योति के हैं और हमारे बच्चे हैं। जो जैसे मुख्यमंत्री के आदेश हैं, हर कमरे में CC कैमरा लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डर है और राउटर लगा लिया है, यानी कि जो परीक्षा है वो हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, वो लखनऊ तक और यहाँ पे भी DIS ऑफिस तक। लेकिन जितने हमारे यहाँ बच्चे हैं उसके लिहाज से हमें बाहर का स्टाफ नहीं मिला है, सिर्फ एक GIC की टीचर मिली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के शोबे मेडिसिन में 55 साल के बाद MD कोर्स की सीटों में इजाफा हुआ है। ये कामयाबी वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर और शोबे के सदर प्रोफेसर मुजाहिद बेग की काविशों का नतीजा है। अब नए तालीमी साल से तलबा शोबे मेडिसिन के तहत MD में दाखिला ले सकेंगे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 1962 में कायम हुआ था, जिसके शोबे मेडिसिन में सन 1965 में MD की 12 सीटें थीं। अब तकरीबन 55 साल के बाद इसमें दुगना इजाफा हुआ है, जो शोबे के लिए खुशाइंद बात है। शोबे मेडिसिन के सदर प्रोफेसर मुजाहिद बेग ने वाइस चांसलर समेत हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया है। 55 सालों में तो खैर नहीं हो पाई थी, लेकिन 2.5 साल से मैं एटलीस्ट मुझे 5-6 बार तो जाना पड़ा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और 3-4 बार यहाँ MCI का इंस्पेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आखिर में हम कामयाब हुए। हमारी सीटें 12 से 21 हो गई हैं। पहले शुरू में यहाँ पे OPD की अटेंडेंस होती थी 400-500, अब हमारे यहाँ अटेंडेंस होती है मरीजों की 1100-1200 पर डे मेडिसिन में। हर लेवल पे हर वक्त, चाहे वो फाइनेंस ऑफिसर रहे हों, चाहे रजिस्ट्रार रहे हों, जब भी मैंने रिक्वायरमेंट की उन्होंने विदिन नो टाइम हमें सपोर्ट किया। अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो ये नहीं हो सकता था और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। आई एम थैंकफुल टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर considering our request for increasing in PG seat from 12 to 21। अगर हुकूमत ने अपनी गैर दस्तूरी रविश को तब्दील नहीं किया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। एक तरफ तो हुकूमत के इशारे पर खुलेआम जुल्म हो रहा है, दूसरी जानिब लोगों को बात करने का भी हक नहीं दिया जा रहा है। समाज के अहम और ख़ास लोगों की गिरफ्तारियों के बढ़ते सिलसिले ने लोगों में इश्तियाल पैदा कर दिया है। डॉक्टर कफील और संदीप पांडे की गिरफ्तारी के बाद आवाज़ एहतजाज मजीद तेज हो गई है। पेश लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। पहले डॉक्टर कफील और अब मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता मारूफ समाजी कारकुन संदीप पांडे की गिरफ्तारी। 17 फरवरी को जिस अंदाज से संदीप पांडे को लखनऊ के घंटा घर के करीब से गिरफ्तार किया गया वो वाकई हैरत अंगेज है। संदीप अपने सिर्फ 9 साथियों के साथ लखनऊ के घंटा घर से उजरियाओं तक पैदल मार्च खामोशी से निकालना चाहते थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए। लोग बोल भी नहीं सकते और खामोश भी रहने का हक नहीं। नुमाइंदा शहरियों की गिरफ्तारी हो रही है जो इस प्रोटेस्ट को ताकत दे सकते हैं,
जो इस प्रोटेस्ट में एक अलामत बन सकते हैं, जिनकी वजह से लोगों को इंस्पिरेशन हासिल होता है, तो ये साफ जाहिर है कि ये इस प्रोटेस्ट को कुचल देने का फैसला है। हुकूमत किसी इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये जमहूरियत के ऊपर बदनुमा दाग है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इनको अनकंडीशनल इमीडिएट रिलीज करे। मंजरनामा अजीब सा है। लोगों का मानना है कि हुकूमत और पुलिस ऐसे पेश आ रही है जैसे कोई बदला लेने की ख्वाहिश की तकमील हो रही हो। बड़े व्यक्तियों की, डॉक्टरों की, जर्नलिस्टों की इस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है, ठीक नहीं है। मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से कि वो आतंकवादी है या वो गुंडा है। सच ये है कि सरकार में बैठे लोग जिस गुंडागर्दी पर आमादा हैं, ये गुंडागर्दी बहुत दिनों नहीं चलेगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार 100 साल और 500 साल के लिए नहीं आई है, न 10, 20, 50 साल के लिए आई है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार को समझना चाहिए। कह रहे हैं गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है, तो ये प्रेस में दे दें या कापियां सबको बांट दें, क्यों नहीं शो करते हैं भाई? तो जज कह रहा है, जो फैसला देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर बैठ के, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है शासन के लिए? हुकूमत की हिकमत अमली के सबब पुलिस के जालिमाना और एक तरफा कार्रवाइयों से लोगों का गम और गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि बार बार सब्र से काम लेने और आईन और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील भी जिम्मेदार शहरियों की जानिब से की जा रही है, लेकिन अपीलों से ज्यादा हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ हुकूमत पर निशाना साधा। बजट को लेकर मीडिया से खिताब के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी हुकूमत बोली से नहीं, अपने आवाम से गोलियों से बात कर रही है। कानून का राज कम और पुलिसिया ताकत का हद से ज्यादा बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज का जमहूरी हक भी आवाम से जबरन छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार पिछले कुछ वर्षों में जो परसेप्शन उत्तर प्रदेश का बना है, वो गोली और बोली का परसेप्शन बन गया है। और सरकार से स्पॉन्सर्ड जो हत्याएं हो रही हैं, जिसमें कस्टोडियल डेथ या किसानों ने आत्महत्या की हैं, या जिस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन कभी किसी ने शांतिपूर्ण ढंग से किया तो उसको पुलिस की गोली मिली। तो पहले उत्तर प्रदेश जाना जाता था एक्सप्रेसवे, ग्रोथ, मेट्रो, लैपटॉप्स, और आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है गोली और बोली से। सिटीजन फोरम ऑफ इंडिया ने मरकजी और रियासती हुकूमत से उन लोगों के वारिसीन को पेंशन देने का मुतालबा किया है जो CAA और NRC के खिलाफ मुजाहरा करते हुए पुलिस की गोलियों का निशाना बने थे। फोरम ने मुल्क के वजीर आजम, वजीर दाखिला और उत्तर प्रदेश के वजीर आला को मकतूब रवाना करके CAA को वापस लेने का भी मुतालबा किया। खामोश इनकलाब का जब वार चल गया, झटका तसद के लहजा बदल गया, तो उनका लहजा बदला। चलिए हम आपस के लोग हैं, तय कर लें, देख लें हमारे जो 6-6, 7-7 रियासतों ने पास कर दिया उसके खिलाफ बिल। उसके बाद अमेरिका में, रशिया में, उसका इंग्लैंड में, वो और कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सब जगह एहतजाज हो रहा है। हिंदुस्तान की बदनामी नहीं हो रही कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की बदनामी हो रही। हमने इस पर लिखा है इन लोगों को, और एक मांग भी मैंने किया है कि जैसे आज़ादी के लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको पेंशन और सर्टिफिकेट मिला जाता है, निवाजा जा रहा था, उसी तरह से एक इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई तो उस वक्त भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मूवमेंट चला था। वो जो लौटे थे स्वतंत्र रक्षक का नाम दिया गया उनको, सेनानी, उनको पेंशन मिल रही। हम कहते हैं इसमें जो लोग उनके पास, चाहे योगी बन कर रहे हो, चाहे अमित शाह बन कर रहे हो, जो लोग बन रहे हैं, जो उनको प्रताड़ना हो रही उनको, और जो मारे गए हैं उनको, उनकी फैमिली को पेंशन दी जाए, नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। और ये खत हमने नरेंद्र मोदी जी को भेजा है, जो प्रधानमंत्री हमारे, राष्ट्रपति को भी भेज दिया है मैंने, और उनको भेजा है, उपराष्ट्रपति को भेजा है, एक भेज दिया है उनको अमित शाह जी को, और एक योगी जी को भेजा है। कानपुर में 20 और 21 दिसंबर को CAA NRC के खिलाफ मुजाहरों में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। इन वाक़यात में 3 लोगों की मौत हुई, वहीं कई लोग जख्मी हो गए। हलाक शुदगान के अहल खाना ने कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें पुलिस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की कोर्ट से दरख्वास्त की गई है। अर्जी दाखिल करने वाले वकील का कहना है कि पुलिस की जानिब से
फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में कई अमवात हुए थे और कई जख्मी, मगर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नजर रखते हुए मेरी एफआईआर तो हो कम से कम, मैं सही हूं गलत हूं ये विषय विवेचना का है। आप किसी को सही और गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पुलिस ने जो चाहा वो कर दिया। जो नोटिस भेजी है उसका एक नियम है कि हाई अफसर जो है रैंक का, वो उसका कमेटी का अध्यक्ष होगा और उसके बाद आकलन किया। ये भी उसमें कहा गया है कि उसकी भूमिका का आकलन होगा कि वहां पे क्या भूमिका थी या नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसको इस तरीके से डिटेन किया गया है। मैंने ये मुकदमा किया है। तीनों के परिवार और उसमें से घायल के लोगों में फैजान साहब और एक लड़का फैज है जिसके दोनों पैर बर्बाद हो गए हैं, वो अब जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा। उसके पिता ने मुकदमा किया है पुलिस के खिलाफ। और एक लड़का कसीम है, वो तो खाने की होटल पे खाना बना रहा था और दुकान बंद कर रहा था, तो उसे इंस्पेक्टर साहब ने रोक के मारा। ये उसका बयान है और उसने ये तहरीर भी दी है। और 5 लड़के ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अपने पैर पे अब नहीं खड़े हो पाएंगे। मरकजी हुकूमत में बैठे लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। पहले शाहीन बाग के लोगों को बुलाते हैं, फिर मिलने से इनकार कर देते हैं। अभी तक इनकी जानिब से कोई मुस्बत पहल सामने नहीं आई है। अब एहतजाजियों के पास जेल भरो आंदोलन ही एक रास्ता है। ये बातें मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटी अरोसा राना ने किया। वो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा के धरने से खिताब कर रही थीं। बैठी है, झूठ पे झूठ बोलती आ रही है और उन्होंने पहले बुलाया शाहीन बाग वालों को, फिर वापस कर दिया है। पहले हम लोग यही सोच रहे थे कि ठीक है बात करते तो अच्छी बात है, ये काला कानून वापस चला जाए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ पहल नहीं दिख रही है हमें। तो ठीक है, अगर ये 1 इंच पीछे नहीं हटते जैसे उनका गृह मंत्री जी का कहना है, तो हम भी 1 फुट पीछे, 1 कदम पीछे नहीं हटेंगे और हम जो है जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। नौजवान खेलों की तरफ जिस तेजी से मुतवज्जे हो रहे हैं वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खुशायद है। इसी के पेश नज़र अलीगढ़ में 21 फरवरी से मुल्क गिर सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में मुल्क के कई नामवर खिलाड़ी शिरकत करेंगे। जादवन राइडर्स क्रिकेट क्लब के जिम्मेदारान ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कुल हिंद क्रिकेट टूर्नामेंट में नॉर्थ इंडिया की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें विराट कोहली की वेस्ट दिल्ली एकेडमी, चेतन चौहान की क्रिकेट एकेडमी, मोहम्मद शमी की एकेडमी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट एसोसिएशन पंजाब मेरठ के साथ अलीगढ़ की पावना स्पोर्ट्स और मेज़बान जादवन राइडर्स शामिल है। ये अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ग्राउंड है महुआ खेड़ा में। यहाँ पे ये एक इन्विटेशनल ऑल इंडिया वनडे मैचेस का टूर्नामेंट रहेगा। टोटल इसमें 8 टीमें रहेंगी, जिसमें चेतन चौहान एकेडमी है, जिसमें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी है जहाँ विराट कोहली जहाँ से निकले हैं, TMU क्रिकेट एकेडमी मुरादाबाद की जहाँ से मोहम्मद शमी वगैरह, शिवराज सिंह ये लोग निकले हैं, या मोहसिन खान जो IPL खेल रहे हैं वो रहेंगे। उसके अलावा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद डिवीज़न की टीम रहेगी इसके अंदर पंजाब 11 रहेगी, जो पंजाब की बेंच टीम रहती है, जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे होते लड़के, वो बेंच टीम रहती है, वो रहेगी। उसके अलावा मेरठ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की एक टीम आ रही है, वो रहेगी। तो हमारा मेन मकसद ये है कि जितने अच्छे प्लेयर्स हैं जो एक लेवल पे खेल रहे हैं, उनको यहाँ लाके ग्राउंड लेवल पे उन्हें खिलाया जाए, ताकि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो अलीगढ़ एसोसिएशन में हैं जुड़े हुए, या जो क्लब में या एकेडमी में खेलते हैं, उनको बच्चों के साथ सीनियर प्लेयर्स को देख के कुछ प्रोत्साहन मिले और सीखने को मिले। मैच खेले और दर्शकों को देखने और ये लोगों को देखने को खिलाड़ी अच्छे मिले। ये अलीगढ़ में महुआ खेड़ा ग्राउंड है जो ASA का है, ASA को दे रखा है। वहाँ सारे मैच होंगे और 40-40 ओवर मैच होंगे। 21 तारीख से शुरू होगा, 28 को उसका फाइनल होगा। हमारे एसोसिएशन का ऑल इंडिया, इसमें हमारे बच्चों को बाहर के बच्चों से खेलने का मौका मिलेगा। हम 2 टूर्नामेंट कराते हैं, एक सर सैयद गोल्ड का ऑल इंडिया और एक ये वाला। ये हमारा 8वां सीज़न हो चुका, 9वां है। इससे हमारी जो प्रतिभा है, जैसे रिंकू सिंह वगैरह और बाहर से आएंगे तो हमारे बच्चों को सीखने को मिलेगा इसमें। ये हमारी बड़ा अफसोस थी। सियासी हिकमत अमली बनाने में माहिर प्रशांत किशोर का बड़े दिनों बाद बिहार को लेकर दर्द छलका है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें अपने बेटे की तरह अपने साथ रखा और वो भी उन्हें अपने बाप की तरह इज्जत देते रहे, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनसे इख्तलाफ भी रहा, जिसका जिक्र वो हमेशा वज़ीर आला से करते रहे। प्रशांत किशोर ने JDU BJP इत्तेहाद और बिहार की तरक्की के मुद्दे पर वज़ीर आला नीतीश कुमार की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है,
वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पिता तुल्य ही मानता हूँ। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। इतने कॉम्प्रोमाइज के बाद भी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बिहार में तरक्की इतनी हो गई जो कि बिहार के लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है? क्या हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस और नीतीश कुमार पर दिए गए रिमार्क के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने पीके को नसीहत देते हुए पलटवार किया, तो वहीं आरजेडी लोकतंत्र का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर पर कोई भी रद्दअमल देने से खुद का दामन बचा रही है। जरूर है, सबको हक है कि अपना डेवलप करे। तो वो तो पार्टी छोड़ दिए हैं, नीतीश जी की पार्टी तो छोड़ दिया है, तो अब तो कोई दूसरी पार्टी में जाएंगे, करें, ठीक है। मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए आए। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी वो क्या लाते हैं, क्या रखते हैं, उन पर निर्भर। अगर वो ऐसा मानते हैं कि 1990 का बिहार और 2005 का बिहार एक जैसा है, तो 2015 में वो नीतीश कुमार जी के साथ क्यों खड़े थे? वो जब ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कोई प्रगति नहीं हुई है, तो उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। यहाँ आके अपने आप को बेचने का, नीतीश कुमार को देश भर में बेचा और अपनी आईपैक खड़ा कर लिया 2015 के बाद। कहते हैं कि गांधी या गोडसे ये साथ नहीं चल सकते। 14 में नरेंद्र मोदी जी का काम कौन कर रहा था? 12 में गुजरात चुनाव का काम कौन कर रहा था? उस वक्त मानसिक आइडियोलॉजी हवा खाने गई थी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार से सवाल पूछने पर जेडीयू लीडर आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर पर इल्जामात की बौछार कर दी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं करते और बिहार के अवाम बिहार की तरक्की से बखूबी वाकिफ है। देखिए, ऐसा है, मेरे नेता को इस देश में सर्टिफिकेट देने वाला भी कोई पैदा नहीं लिया है, ये आप जरा जान लीजिए। और जिन लोगों का आप नाम लेते हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि नीतीश बाबू की जो पहचान है और राजनीतिक पहचान है वो कोई आज नहीं बनी। आप जान रहे हैं कि 70 के दशक से वो राजनीति में, और हम लोग अपने नेता की जो सोच और हमारे नेता की सोच किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। वो बहुत दिनों बिहार में उर्दू इदारों की खस्ताहाली पर अक़लियती तंजीमों ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सवाल खड़ा किया है। खासतौर से उर्दू अकेडमी और उर्दू मशावरती कमेटी के लगातार तहलील रहने से अक़लियती तंजीमें नीतीश हुकूमत से सख्त नाराज हैं। इमारत शरिया के मुताबिक उर्दू के साथ ये कैसा इंसाफ है कि 3 सालों में अकेडमी को चलाने के लिए कोई लायक आदमी हुकूमत को अब तक नहीं मिला है। तो आप देखिए पटना से महफूज आलम की खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। बिहार में उर्दू की सूरत हाल पर मुहिब्बाने उर्दू के साथ साथ अक़लियती तंजीमों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। दरअसल सरकारी स्कूलों में जहां उर्दू की आसामियां बरसों से खाली पड़ी हैं, तो वहीं सूबे में उर्दू की तरक्की का काम करने वाले इदारे लगातार 3 सालों से तहलील हैं। अक़लियती तंजीमों के मुताबिक हुकूमत का ये कैसा रवैया है, जहां दूसरी सरकारी जबान के फरोग देने वाले इदारों की तश्कील के लिए हुकूमत के पास वक्त नहीं है। इमारत शरिया के मुताबिक हुकूमत अगर इंसाफ के साथ तरक्की का दम भरती है तो उसे जमीन पर भी इंसाफ करके दिखाना चाहिए। उनमें बहुत दिनों से जिम्मेदार नहीं हैं और कहीं कहीं जो है डबल चार्ज दे करके काम चलाया जा रहा है। जैसे बिहार उर्दू एकेडमी है, तो बिहार उर्दू एकेडमी की और उर्दू मशावरती बोर्ड की सारी सरगर्मियां ठप पड़ी हुई हैं। अगर कोई जिम्मेदार नहीं आएगा तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस मसले पर जो है फौरी तवज्जो दे और जिन जिन जगहों पे उर्दू के हवाले से अब तक खाली हैं जगहें, ओहदेदार नहीं हैं, ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो उससे काम मुतासिर होता है। डबल चार्ज का मतलब होता है काम चलाऊ, तो काम चलाऊ से उर्दू का काम चलाना, ये ज़रा उर्दू के साथ इंसाफ नहीं महसूस होता है। कई बोर्ड हैं
उर्दू से मुताल्लिक़ उसके चेयरमैन नहीं हैं, उसकी बोर्ड नहीं है। अब जिसकी बोर्ड नहीं है और उस बोर्ड का ताल्लुक़ डायरेक्ट उर्दू के फ़रोग़ से है, तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़बान का क्या हाल हो सकता है। कई बोर्ड हैं ऐसे जिसमें वैकेंसियाँ काफ़ी हैं, उर्दू टीचर्स की वैकेंसियाँ हैं, कई उर्दू मकतब है, उर्दू के स्कूल हैं, स्कूलों में उर्दू ज़बान के जानकार तलबा तो हैं लेकिन पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं। उर्दू एकेडमी और मुशावरती कमेटी की तहलील रहने से उर्दू का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है, जबकि रियासत के वजीर आला अक़लियतों की जानिब से मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में उर्दू जबान की तरक्की का हमेशा दम भरते हैं। मुहिब्बान उर्दू ने इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की हुकूमत से अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।